नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त देश में न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। पहले उन्होंने भारत को जोड़ने की यात्रा की, मोहब्बत की दुकान निकालने की बात कही और इस बार वो न्याय करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन न्याय कुछ ऐसा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब उनकी यात्रा जाती है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को वो नशेड़ी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि काशी का हर युवा आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ नशा करके घूम रहा है। या तो हाथ में मोबाइल होता है या शराब के नशे में धुत सड़कों पर गिरा हुआ होता है। ये उन्होंने काशी के यानी उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में ताजा जानकारी दी है। दूसरी तरफ पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो पत्रकार से वो उनके मालिक का सरनेम, उसकी कास्ट, उसकी जाति, उसका धर्म पूछते हैं। और जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं तो उनके समर्थक पत्रकार को पीटने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे दृश्य हैं जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के सामने आ रहे हैं कि क्या पत्रकार सवाल पूछेगा तो उसको पीटेंगे, जगह जगह जाकर इस तरह के बयान देंगे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, इन सब के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम आपको सुनाएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि किस तरह से कलाकारों का देश के जिन्होंने नाम रोशन किया है भारत का हर जगह जाकर, उनका अपमान राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी के बिगड़े बोल हैं, जहरीली जुबान है, उस सब के बीच इंडी गठबंधन कहां पर आकर खड़ा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, वो भी थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं राहुल गांधी के, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, आप लोग इधर उधर देखोगे। यहाँ तक भी उनमें लिहाज नहीं है कि जो व्यक्ति सीनियर है, जिनकी एज काफी है, 80 से अधिक है, और जो एक बहुत बड़े कलाकार है अमिताभ बच्चन, उनके विषय में भी तू तड़ाक की बातें करना, हल्की ओछी टिप्पणियां करना, और केवल उनके बारे में नहीं, उनके परिवारजनों के बारे में, महिलाओं के विषय में कि एक ऐश्वर्या राय जी नाच रही है, उनके साथ नाच रही, इस प्रकार की ओछी हल्की टिप्पणी करना, ये उनकी महिला विरोधी और जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है उसको दर्शाता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? पूरे यूपी की जनता, नौजवान नशे में डूबा हुआ है। ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश के जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो उनकी माता जी एमपी रहे हैं, तो ये कोई भाषा बोलने वाली है? राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू। ओबीसी क्या मुझे बताओ, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। नेशनल हाईवे कौन बनाया? मोदी जी ने बनाया। और वो नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी में उनके डांस कौन करता है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करता है। कांग्रेस को इस चुनाव में
खत्म करने का काम खड़गे जी के नेतृत्व में ही होगा, राहुल बाबा करेंगे। तो सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि आखिर नशे में है कौन? कौन नशे में है? आखिर कौन नशा करके घूम रहा है जो देश के युवाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है? या फिर कि महिलाओं का अपमान करता घूम रहा है? या फिर कि काशी में ये भी नहीं पता कि काशी का मतलब क्या है? काशी, काशी जिसका ना आदि है ना अंत है, उसके बारे में बात की जाती है कि जब कभी पृथ्वी पे कल कुछ नहीं रहेगा तब भी मोक्ष की नगरी काशी रहेगी। वहां के युवाओं के बारे में इस तरह का बयान, महिलाओं के बारे में अपशब्द, हर जाति हर संप्रदाय के बारे में तू तड़ाक की भाषा। तो जरा समझ लेते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश चव्हाण जी हैं जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर नवीन कुमार जी हैं जो कि एनसीपी अजीत पवार जी के साथ में है। लेकिन मैं जरा अजय उपाध्याय जी आज आप ही का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले क्या हो गया राहुल गांधी को? अजय जी आवाज आ रही है? अजय जी, अजय जी आवाज आ रही है? अजय जी, अजय जी आवाज आ रही है अब तक? चलिए मैं जरा अजय जी के से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जरा मैं अखिलेश कटियार जी आप ही का रुख करती हूं क्योंकि आपके अलाय है राहुल गांधी और आज अखिलेश यादव ने कह भी दिया है अंत भला तो सब भला। अब मुझे ये बताइए कि जया बच्चन जिस परिवार से आती हैं उनके परिवार बच्चन परिवार के लिए ये तू तड़ाक की भाषा, एक 80 साल से ज्यादा उम्र के इंसान, आप बाकी तो सब छोड़ दीजिए कि अमिताभ बच्चन देश के लिए क्या हैं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने के लिए क्या सब किया है, उस सब पर मैं बात नहीं कर रही। लेकिन यहां पर तो एज तो देख लेते, किसके लिए बात कर रहे हैं? वो नाचेगा, वो नाच रहा है, ऐश्वर्या राय साथ में नाच रही है। आप लोगों को कोई अपमानित महसूस कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये राहुल गांधी जी का जो बयान है प्राची जी, ये मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पे बहुत इंडिया टीवी नहीं है, ये डीडी न्यूज जी है। जी जी। लेकिन दो बातें जो आज आपका जो सवाल है कि सत्ता के नशे में कौन है, नशे में कौन है, तो प्राची नशे में कौन है? अरे भैया प्राची नहीं है भारतीय मेरा जनता नाम, पार्टी सत्ता के नशे में क्यों है? अखिलेश कटियार जी, नाम नहीं बताया गया आपको कि आप कौन से चैनल पर हैं? मुझे भी लेते जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो नशे का मामला है, उत्तर प्रदेश का सरकार का जो बजट आबकारी विभाग का था, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में इसमें कहा गया है कि हमें डबल करना है। गांव-गांव में स्कूल पहुंचे ना पहुंचे, दवाई पहुंचे ना पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचे ना पहुंचे, गांव-गांव में शराब बेची जा रही है और सरकार नशे में मदमस्त है, सत्ता के नशे में मदमस्त है। इस बात पे भी विचार होना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जी ने ये टिप्पणी क्यों की है, उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, इस पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, वो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो किस तरीके का है। गांव में जो रोडों पे जो दुर्घटनाएं हो रही है नशे के कारण, उसका ये भी एक बड़ा कारण है कि सरकार ने ये कहा है कि हमें डबल रेवेन्यू कलेक्ट करना है शराब बेच के। स्कूल नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, शराब बेच दीजिए गांव का। तो आपने कुछ गलत सवाल सुना अखिलेश जी। मेरा सवाल ये था कि बच्चन परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना, देश के उन कलाकारों के ऊपर टिप्पणी करना जिनके लिए हमने देखा मुलायम सिंह यादव सैफई महोत्सव किया करते थे, उन कलाकारों के ऊपर ये टिप्पणी करना, जया बच्चन का परिवार जो आपकी सांसद है उन पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये आपको लग रहा है सही है? मेरा सवाल ये था, नशे वाला सवाल तो था ही नहीं, वो तो मैं अभी अजय जी से पूछूंगी। जी, हम लोग कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं। माननीय जया बच्चन जी हमारी ही पार्टी से राज्यसभा सांसद रही हैं, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और हम सब लोग उनका बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। अमिताभ जी का बहुत बड़ा योगदान है, भारत की संस्कृति के लिए और कला के लिए बहुत सारी चीजों पे काम किया, हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं।
तो राहुल गांधी से माफी मांगने को कहेंगे क्या? अखिलेश जी, राहुल गांधी से माफी मांगने को कहेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पार्टी की राय ये है। अच्छा। हम लोग जो कलाकार होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और जो संस्कृति है वो समाज का आईना है। समाज को एक नई दिशा मिलती है इन कलाकारों से। हम लोगों का अपना संगठन की जो स्थिति है हम उनको सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। डॉक्टर अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय जी बहुत दिनों बाद आज शो में आए हैं। अजय जी, क्या हो गया राहुल गांधी को? आखिर सब ठीक है? राहुल जी बहुत अच्छे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और नौजवानों की जो समस्या है, युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश और देश में मिलना चाहिए। पेपर लीक सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई है उस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जिन नौजवानों को रोजी रोजगार नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ये सरकार जो है नशे में कहीं ना कहीं धकेलने का काम कर रही है। एनसीबीआर आरबी का डाटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का डाटा है। कितने नशे में मुद्रा पोर्ट से कितने नशे आते हैं और टन में, किलो में, टन में आते हैं, और किस तरह पूरे देश में जो है नौजवान जो है उसको कहीं ना कहीं उससे वो परेशान हो रहा है। सिर्फ काशी का युवा तो दे नहीं रही है सरकार। सिर्फ काशी का युवा नशे में चूर है क्या डॉक्टर अजय? काशी का युवा नशे में धुत होकर काशी का पड़ा रहता है, ये उन्होंने कहा रात के 12 बजे। देखिए उनके संदर्भ को समझे। काशी बनारस प्रधानमंत्री जी का कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ। प्रधानमंत्री जी अपने दिल पर हाथ रखें और भाजपा के प्रवक्ता दिल पे हाथ रख के पूछे अपने आप से कि काशी के लिए क्योटो बनाने की बात थी, काशी का क्या हाल है, वहां के नौजवानों को कितनी रोजगार मिली है, वहां के नौजवान किस तरह से जब तैयारियां कर रहे हैं बीएचयू के लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ। इसी मुद्दे पर कम से कम एक प्रश्न जरूर होना चाहिए। बीएचयू की जो आईटी की लड़की थी उसके साथ किस तरह से गैंग रेप होता है और किस तरह से पूरे सरेआम जो है प्रशासन उसको मदद बलात्कारियों को करता है। नशे में तो पूरा कारोबार इस देश का चल रहा है। पूरे देश के जो भाजपा के लोग सत्ता के नशे में हैं, हर मुद्दे पर और नौजवानों की हालत खराब है। उस काशी का क्या हाल कर दिया मोदी जी ने, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में तो मैं भी आती हूँ। मैं पता नहीं 2014 से मेरे भगवान विश्वनाथ की कृपा रही कि इतने सारे वहां पर जाने का बार बार मौका मिल रहा है। और काशी की बदलती तस्वीर मैं नहीं कह रही, आप काशी का बच्चा कह रहा है, लेकिन वो शायद अजय जी नहीं देख पा रहे हैं। आप ही की पार्टी के अध्यक्ष को दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा। मैं जरा आप जाती हैं टूरिज्म करने, जब वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगी, जो वहाँ पे नदियों के किनारे थे, पत्रकार कभी भी टूरिज्म करने कहीं नहीं जाता है। वो देश का रियलिटी चेक करने जाता है, वो आम जनता से बात करने जाता है। ये टूरिज्म करने मैं नहीं गई, टूरिज्म करने मुझे लग रहा है राहुल गांधी गए जो देश को भक्ति करने जाती है। प्रोफेसर मोदी भक्ति करने जाती है। राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि वो देश को समझने के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे देश को समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। धनंजय गिरी, रीमा जी आप मोदी जी की भक्ति करने जाती है। सर रुकिए ना, इसलिए आपको चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, रीमा जी। टूरिज्म करने कौन जाता है? रीमा जी चश्मा बदलिए आप अपना, चश्मा बदलिएगा तो चलिए जवाब सुनिए धनंजय जी। रीमा जी, कौन से युवा है जो नशे में पड़े हुए हैं काशी के? रीमा जी, कांग्रेस कुल के कुलंगार राहुल गांधी को देश ने जब कर दिया अस्वीकार, पूरी तरह से खारिज कर दिया देश ने, अमेठी ने मुलेठी चूसने के लिए मना कर दिया और वायनाड ने बाय बाय कर दिया। वहां कम्युनिस्टों ने भी कह दिया कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अमेठी में दोबारा मुलेठी चूसने की मांगने के लिए जाना पड़ा, इसलिए सपा से समझौता कर रहे हैं। आने वाले कल को जो आकार दे वो कलाकार है। कलाकार को अपमान करने वाले कांग्रेस कुल के कुलंगार इस देश की जनता को नहीं है स्वीकार, और इस देश की जनता ने उनको खारिज कर दिया। काशी के वासियों की क्या पुण्य भूमि पर, बाबा के विश्वनाथ की धरती पर बम बम बोल रहा है काशी। राम रसायन पीने वाले, बाबा की भक्ति करने वालों का राहुल गांधी को सत्ता का नशा, जो सुन के उनको लगता है कि 7 पुश्तों से हमारी जायदाद है, 5 पीढ़ियों से तो उन्हीं के पास कांग्रेस पार्टी है, उनको देश ने जब अस्वीकार किया तो सत्ता का नशा या सत्ता प्राप्ति की आस की नशा ऐसा राहुल गांधी के सर पे चढ़ा है। और जो कह रहे थे अभी आपने कहा राहुल गांधी, ये यात्रा को तो हमारे यहाँ अंतिम यात्रा को भी यात्रा कहते हैं,
और ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा होगी। राहुल गांधी कांग्रेस का अंतिम करके ही मानेंगे, क्योंकि जिस ढंग से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, युवाओं का जिस तरह से राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से सदी के महानायक का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ साथ की पार्टी असहज है जो उनके साथ बैठी हुई है। राहुल गांधी को इस देश की जनता, कांग्रेस को भी समझने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर अजय आलोक को भी समझाने में दिक्कत हो रही है, खुद नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात आप राहुल गांधी की कहें, राहुल गांधी के जीवन में कुंवारी कन्या का न मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कन्याकुमारी से जो पैदल यात्रा की वो प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया, तो उन्होंने एक नया यात्रा शुरू की। अरे जिस पार्टी ने जिस 5 पीढ़ियों से जो आपने अन्याय किया है, उसके लिए पहले क्षमादान यात्रा आपको करनी चाहिए थी, इस देश से क्षमा मांगनी चाहिए थे। उसके अतिरिक्त आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में जितने भी कवि हुए, चाहे रहीम हुए, तुलसी हुए, रसखान हुए, कबीर हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, चाहे जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है। राहुल गांधी उसकी भी दुकान लगा रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, मोहब्बत को बेच रहे हैं। माने सब खरीद और बेच का मामला है। राहुल गांधी के लिए सब कुछ दुकान है, सब कुछ खरीद बिक्री का सामान है। अजय जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप गाड़ी में क्योंकि हैं तो एक जगह पर कहीं रुक जाएं, क्योंकि बहुत अहम बहस हो रही है। तो आप अगर लगातार वो करेंगे ना तो थोड़ा सा आपकी दिल्ली पुलिस को बड़ी दिक्कत हो रही है, उसको पैसे चाहिए, थोड़ा सा साइड तो में यहाँ पे रुकने में दिक्कत कर रही है। मैं साइड में हूँ, अब पुलिस फिर भी दिल्ली पुलिस को बड़ी समस्या हो रही है, पुलिस, बंगाल बड़ी पुलिस, समस्या हो रही है। पर मैं चर्चा नहीं कर रही, लेकिन अरे हो रही है अभी। अच्छा ठीक है, अजय जी को जरा वो क्लिप दिखाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का वो एक क्लिप जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं आ रही हूँ नवीन जी। 10 मिनट रीमा जी, एजेंडा चलाने से पहले जो प्रश्न किया है उन्होंने उसका उत्तर देने दीजिए। एजेंडा चलाने यदि आप देना चाहती हैं तो। अजय जो बात किया उन्होंने, राहुल गांधी पिटवा रहे हैं राहुल गांधी, और एजेंडा मैं चला रही हूँ। देख रहा है, पत्रकार को पिटवा रहे हैं अपनी रैली में राहुल गांधी, और एजेंडा मैं चला रही हूँ सर। अरे सर पूरा देश डीडी न्यूज क्या चलाता है, आपसे उम्मीद ना थी, आपसे उम्मीद ना थी, उत्तर देने देंगी, आपसे उम्मीद नहीं थी जितना कहा उन्होंने। आपको तो मैं बहुत सभ्य पत्रकार, अरे धनंजय गिरी जी ने जो कहा सभ्य प्रवक्ता समझती थी, अब आप भी उसी लाइन पर आ गए क्या? राहुल गांधी की सभ्य है, आप भी बहुत सभ्य है। राहुल गांधी की लैंग्वेज, राहुल गांधी की लैंग्वेज, चलिए जवाब दीजिए। राहुल गांधी की लैंग्वेज मोदी जी की लैंग्वेज नहीं है, मोदी जी और अमित शाह की लैंग्वेज नहीं है। आपके जो गुरु हैं, सुनिए ना, आप जरा देने दीजिए, उसके बाद लड़िएगा आप। हमारे साथी ने जो भी बात कही है, क्या इस देश में एनसीबीआर का डाटा गलत है, नीति आयोग का डाटा गलत है, बेरोजगारी के जो जितने डाटे हैं वो सब गलत है, युवाओं का जो ये पेपर लीक कांड हो रहा है लगातार वो भी गलत है। ये सरकार किसकी है? धनंजय जी जरा ये बता दीजिए। आप अच्छे प्रवक्ता, अलंकारिक शब्द बोलते हैं, कविताएं कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोलिए। लेकिन काशी में जो मछुआरों के साथ अन्याय हुआ, गांधी जी का जो वहां पे सर्व सेवा समाज का जो बिल्डिंग तोड़ा गया, जिस तरह से वहां मध्यम वर्ग का हाल हो गया है, जो तोड़ करके उनको खत्म कर दिया गया, जो वहाँ बुनाई करने वाले लोग। प्रोफेसर अजय, आप एजेंडा चलाए राहुल गांधी को बचाने का, आप अगर एजेंडा चलाए तो वो एजेंडा नहीं है। पत्रकार सवाल पूछे तो वो एजेंडा है, और आपने तो मेरे गुरु का भी जिक्र कर दिया। मुझे खुद ही नहीं पता है मेरे गुरु कौन है, लेकिन आपको पता है मेरे गुरु कौन है। ये बहुत अच्छा हुआ सुनकर, बड़ा अच्छा लगा सर। अजय जी, पत्रकारों से क्या तकलीफ है, अब ये बता दीजिए। अब सही बता दीजिए, सही बता दीजिए, हर सच से तकलीफ है। पत्रकारों से क्या तकलीफ है? हर सच से तकलीफ है। पत्रकारों से राहुल गांधी को क्या नफरत है? क्यों पिटवा रहे हैं उनको वो जगह जगह? पत्रकार से नहीं, पतल चाटों से है आजकल दिक्कत। देखिए पत्रकार क्या है, भाषा देख लीजिए, राहुल गांधी की और उनके प्रवक्ता की, कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा देख लीजिए। एक पत्रकारों को पतल चाट कर रहे हैं। अब इस देश का पत्रकार को किस स्तर पर ले जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी राहुल गांधी उनके प्रवक्ता को सुन लीजिए, ये पत्रकार को पतल चाट कर रहे हैं। इस देश का एक एक पत्रकार इस बात को सुन ले, इस देश का एक एक पत्रकार, एक एक व्यक्ति जो चौथा खंभा है, जो इस देश के लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, वो सुन ले कि पत्रकारों को कांग्रेस के प्रवक्ता पतल चाट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का चरण चुम्बन करने वाले, उनके पीढ़ी का बिस्किट, झूठा बिस्किट खाने वाले लोग। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके धनंजय जी और अजय जी, अजय जी और धनंजय जी। अजय जी, आप बहुत दिनों के बाद आज इस शो में आए हैं, और मुझे लगता है, अजय जी एक सेकेंड, अजय जी एक मिनट, धनंजय जी एक सेकेंड, अजय जी बहुत दिनों बाद, अजय जी रुकिए, आप बहुत दिनों के बाद इस शो में आए हैं,
और ये बीच का जो जी, जी। टाइम फ्रेम था ना, मुझे लगता है जी। उसमें आपको भी ये वाली ट्रेनिंग मिल गई है कि सिर्फ और सिर्फ चीखना चिल्लाना है, सवाल नहीं सुनना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जो गया क्या? ट्रेनिंग आप दे रही है देश को ना, हाँ। जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है भाजपा कार्यालय से, आप अपना ट्रेनिंग अपने और पास आपको जो रखिए। कांग्रेस और मुख्यालय दिख से रहा है। ट्रेनिंग मिल रही है कि पत्रकारों के हाँ, हम सवाल तो- मत हम- सुनो, पत्रकार- अगर वो मैं बोले आया तो ही हूँ, पीट दो मैं- उनको, अगर वो बोले तो पीट दो। मैं आया हूँ कांग्रेस का पक्ष रखने, आपका यहाँ ज्ञान सुनने नहीं। और मैं भी आपको आपका ज्ञान मुद्दों पर सुनने बात के लिए और करनी है, गालियां सुनने के लिए नहीं बैठी मुद्दों हूँ। पर बात कीजिए। प्रोफेसर अजय, पर बात आपकी कीजिए, गाली आप सुनने कर के रही लिए हैं, मैं आप नहीं कर बैठी रही हूँ हैं। यहाँ पर नहीं, देश कि के हर आप आए पत्रकार को और गाली गाली दी दे इन्होंने। दें। देश के हर पत्रकार को और गाली मुझे दी। लग रहा है कि प्रोफेसर अजय उपाध्याय फ्रेम से आउट हो गए हैं। एक तो वो रास्ते में थे, एक बार आप फ्रेम में दिखाइए प्रोड्यूसर जरा सारी चीजें। एक तो वो रास्ते में थे, पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस को गरियाना शुरू कर दिया, फिर जब सवाल किया गया तो मुझे गरियाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो अपना एजेंडा चलाकर अपनी बात रखकर गायब से हो गए। लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूंगी कि वो आए और अपना पक्ष रखें, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में तो दिखता ही है हिट एंड रन हिट एंड रन हिट एंड रन, लेकिन यहां भी। लेकिन चलिए, मैं अब जरा महेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। महेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से कभी ऐसा दिखा नहीं कि पत्रकारों से इस तरह का बैर हो? शरद पवार जी हमेशा पत्रकारों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो पत्रकारों की पिटाई की जा रही है, बंगाल से लेकर राहुल गांधी की यात्राएं तक, ये आप उनके साथ में हैं क्या इस मुद्दे पर? अभी अभी देखिए क्या करके चले गए अजय जी। रीमा जी, देखिए, पत्रकारिता, पत्रकार अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। जो काम पॉलिटिशियन के नाते, राजनीति के नाते हम करते, वही काम पत्रकार करते हैं। पत्रकारों का वो काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करना ये हमें 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 मतलब हम पॉलिटिशियंस और पत्रकारों का काम है। आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। ये जो अभी जो बात हो रही है कि राहुल गांधी जी ने जो मतलब काशी के युवाओं के बारे में की, उन्होंने नशे में देखा। मैं भी उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने नशे में किसी युवा को उधर देखा होगा, उनको ये कहना मतलब ये वो कहना चाह रहे होंगे कि जितनी भी सारी समस्याएं आज अपने देश में है, उसमें से एक समस्या नशे की भी है। उनका कहने का शायद तरीका गलत हुआ होगा, या फिर जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स पूरे मतलब उसका कहीं ना कहीं मतलब रेफरेंस शायद गलत आया होगा, जो भी कुछ है। मैं ये कहना चाहता हूँ इधर कि अपने देश में अभी जो समस्या है, वो समस्याओं का समाधान निकालना ये हमारा और आपका पत्रकारों का काम है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि हमारा कभी पत्रकारों के साथ बैर रहा है और इसके आगे भी नहीं रहेगा। जो काम हम करते हैं वही काम पत्रकार कर रहे हैं। जनता के लिए हम दोनों काम कर रहे हैं, और जनता की समस्या क्या है वो सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अब जब अजय उपाध्याय चले ही गए हैं, तो मैं राहुल गांधी के लिए जो मेरे पास सवाल थे, जो मैं पूछना चाहती थी, वो दर्द समझना चाहती थी, एक जरा राहुल गांधी की बाइट सुनाते हैं, उसके बाद में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अब जरा इसको शिफ्ट करूंगी। जरा वो बाइट सुनाइए प्रोड्यूसर, कि किस तरह का बर्ताव है। So this differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. I believe that whether you're a Dalit or a Apakash, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor or a Apakash, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor person and a rich person is opportunity. So this frame of Dalit is your frame, it's not my frame. The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him, I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. अब जब भी ये मेरे पास आते थे, नहीं सुनो डिस्टर्ब मत करो, जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था, भैया एक बात बताओ, पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था। क्या है, जब वो अपना नाम बता देता है तो पूछा जाता है तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, तुम्हारा मालिक दलित है, नहीं है, तुम्हारा मालिक ओबीसी है, नहीं है। ये अगड़ों से या किसी भी एक जाति से और संप्रदाय से, एक धर्म से, ये नफरत के बीज जो बोए जा रहे हैं देश में, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छी टॉपिक पर आपने बात शुरू की है। बहुत बर्निंग टॉपिक है। अब माकूल सवाल यह बनता है कि चूंकि राहुल गांधी अंतिम यात्रा जो करके आए हैं वो बिहार से आए हैं, और बिहार का संकट जब उनको मिला लालू जी का या लालू जी के समर्थकों का, स्वाभाविक है कि उन पर भी प्रभाव पड़ेगा ही। अब महिलाओं को लेकर के
आप आरजेडी का 2-3 बानगी देते हैं, तब आप राहुल गांधी को इनसे एसोसिएट करके देख पाएंगे। पहला कि मथुरा से सांसद है, बीजेपी से आती हैं बेचारी, बहुत बिचारी नहीं होता है। बिचारी किस लिए? नहीं, हम ये वो शब्द हम आगे वो जोड़ रहे हैं ना। नहीं, मतलब बेचारी का कोई मतलब नहीं है, सबने अपने दम पर सब कुछ जीता है। वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। उनकी खूबसूरती पर पटना के सड़कों को तरक्की करने का या बनाने का पब्लिकली लालू प्रसाद ने मीडिया के सामने जो बयान आ रहा है, बिहार से निकलने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आइए रीमा जी, जरूरी बात पर बात आए। नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ बर्थ। कोई भी क्रांति हो या कोई भी विकास हो, कोई भी आंदोलन हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि तैयार रहता है। अभी जो नरेंद्र मोदी जी से लोग में जलन जो हो रही है, उसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कार्य है। 2015 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 संकल्प दोहराए थे। पहला 370 धारा को हटाने का, जो उन्होंने कर दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी। दूसरा उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, जिस पर चिदम्बरम जी का बयान बहुत ही बचकाना, बहुत ही उपहास लिए हुए चला था। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट रीमा जी, 1 मिनट जरा सा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि सारा चीज ओपन हो गया, जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आनी थी पब्लिकली हो गई। ठीक है, अब लोग ईडी बीडी जो भी इनकम टैक्स से घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रोफेसर नवीन, ये मुद्दा आप दूसरे मुद्दे पर चले गए, मैं आती हूँ इस पर, लेकिन मैं जरा आ रही हूँ। हाँ ठीक है, अखिलेश नहीं, आपने यूपी का मुद्दा उठाया ना, अब जरा पहले यूपी पर तो चर्चा करना, फिर मैं आऊंगी उस पर। रुकिए, आ रही हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगी ना नवीन जी, आ रही हूँ आपके पास दोबारा। तीसरा संकल्प ये एक अभी उसी वही मुद्दे पर आ रहे हैं। अरे सर, इतना लंबा नहीं बोलते। तीसरा उनका संकल्प राम मंदिर का, जो उन्होंने कर दिखाया। अब यूपी में 80 सीट में 80 सीट एनडीए को जा रही है। ठीक है, और ये घबराहट से, बौखलाहट से अब अपनी मां को कहां भेज दिए राहुल गांधी। अच्छा ठीक है, अभी इस पर नहीं जाते हैं, ये हम करते हैं बात। तबियत खराब का उन्होंने बात की थी, लेकिन अखिलेश जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओके आज ही खबर आई है। नवीन जी अब 1 मिनट रुकिएगा। अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश से आज एक खबर आती है कि गठबंधन लगभग हो रहा है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अब अगर अंत भला तो सब भला, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी से अब आपका रिश्ता जो है वो मजबूत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो राहुल गांधी के इन बयानों का खामियाजा तो किसको भुगतना पड़ेगा? आप ही की पार्टी बड़ी पार्टी है ना, सबसे ज्यादा सीटों पर भी आप ही लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आकर के बवाल करके वो तो निकल जाएंगे बाहर, लेकिन फिर सफाई देनी पड़ेगी आपको। जी रीमा जी, अभी जिस विषय पे बात नवीन जी कह रहे थे, आपने एक अच्छे मुद्दे को यहाँ पे ऐड किया अपने चर्चा में, कि जाति क्या है, उसके पत्रकार की जात क्या है, मालिक की जात क्या है, क्या समाज को जातियों में देखना चाहिए, ये कितनी हकीकत है और इसे कितना उलझा हुआ समझा जाए। मैं इस बात को इस तरीके से समझता हूं कि जाके जाए ना पांव बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। इस देश की हकीकत जाती है। ये माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, तो क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं, शूद्र हैं, तो उनके घर को आप गंगा जल से धुलते हैं। ये जाति का परिणाम है, जाति का अपमान है। ये जो मानसिक तौर पे आप अपमानित करके ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म के अनुसार आप नीच है, आप अछूत है, आप छूत है। अभी 5-7 दिन पहले पूना की घटना है कि एक दलित समाज के दूल्हे को घोड़े से उतार के पीटा गया। ये आज आपके भारत में, ये जाति भारत की हकीकत है। और अगर आपको जाति से प्रॉब्लम नहीं है तो महिला रिजर्वेशन में बैकवर्ड महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? आप दे दीजिए रिजर्वेशन उनको। जाति, जिसकी जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दे। रीमा जी, कौन कहता है किसी का हक मारो? हमें अच्छा लगता नहीं है कि आप हमें नीच कहे, आप हमें बैकवर्ड कहे, आप हमको अछूत कहे। ओके, ये भारत अरे धनंजय जी, जो लिस्ट आई है 3 लिस्ट सुनिए ना अखिलेश जी, ये जो 3 लिस्टें आई है ना आपकी, उसमें पीडीए कहीं दिखा नहीं। अखिलेश यादव की फैमिली, यादव परिवार, कहीं ना कहीं हावी तो वही दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पीडीए है भाई? रीमा जी, आपने मुझे पता नहीं कौन सी 3 लिस्ट पढ़ी है, मतलब नहीं समझी उसमें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने उनके पीडीए का अर्थ नहीं समझा।
उनके पीडीए का अर्थ है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक परिवार के विकास के लिए, समाजवाद के नाम पर परिवार के लिए चलाया जा रहा संगठन समाजवादी पार्टी है। दूसरी दलितों की बात कर रहे थे भाई साहब, आप बोल रहे थे बीच में नहीं भाई साहब, आप बीच में नहीं बोलिए, आप भी सुन लीजिए पहले, आप सुनने का भी धीरज रखिए। टोटी खोल के गए थे आप, सब लोग जानता है, वो सब बात छोड़ दीजिए आप। दूसरी बात रीमा जी, पीडीए का इनका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और परिवार से कुछ बचेगा तो समाज के लिए जाएगा, समाज के लिए बाद में देखा जाएगा, पहले परिवार को बचाया जाए। दूसरी बात दलित की कर रहे थे, इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने केस किया था और वर्टिम लिखा था कि सपा के गुंडों ने मेरे साथ गलत करने का और मेरे प्राण हरण करने का प्रयास किया था, और भाजपा के कार्यकर्ता ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। और उसके बाद बहन मायावती ने नारा दिया था, सपा के लिए दिया था, कि चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ मुहर हाथी पर। तो क्या इनकी हकीकत है और ये क्या बैठ करके मुंह से बोलते हैं, ये देश जानता है, दुनिया जानती है। और वही बात पिछड़ा की, पिछड़ा के पांव पोंछ समझने वाले, दलित से दरी बिछाने वाले, आज इस देश के पिछड़े के प्राण में, अगड़ों की आस में, देश के विश्वास में, देश के दिल में, यहां तक कि मुसलमानों के मन में एक ही सूरत है, एक ही नाम है, एक ही चेहरा है, वो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आज पिछड़ा अपने आप को सब पिछड़ा पीछे नहीं रहेगा, वो जानता है कि उसके परिवार का प्रणेता, नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परिवार से निकलकर पिछड़ों को अगली पंक्ति में खड़ा करने के लिए मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा और आगे लेकर जाती हूँ। चलिए, पिछड़ों की भी बात की जा रही है, दलितों की भी बात की जा रही है, अल्पसंख्यकों की भी बात की जा रही है, मैं मानती हूं, लेकिन अगड़ों से क्या दिक्कत है भाई? अगड़ों ने क्या बिगाड़ा है? उनके बारे में जगह जगह जाकर इस तरीके की भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ अखिलेश जी, ये राजनीति के चक्कर में अगड़ों ने क्या बिगाड़ दिया है किसी का भी? अखिलेश जी, आवाज आ रही है? अखिलेश जी का आई थिंक सिग्नल में। रीमा जी, आपका सवाल कट गया, मैं सुन नहीं पाया हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की भी बात कीजिए, दलितों की भी कीजिए, अल्पसंख्यकों की भी कीजिए, उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगड़ों को जगह जगह रोक रोक कर उनके खिलाफ माहौल बनाने की क्या जरूरत है? अगड़ों के खिलाफ माहौल क्यों बनाया जा रहा है देश में? चलिए, लगता है सिग्नल चले गए। महेश जी, यही सेम सवाल आपसे है, जरा आप भी जवाब दे दीजिए। नहीं, ये अगड़ों के खिलाफ है ऐसे में नहीं मानता रीमा जी। देखिए, उन्हें मैं मतलब जो समझ रहा हूँ जो राहुल गांधी के बयान से, वो ये कि उन्होंने राम मंदिर का रेफरेंस देते हुए, उसके इनॉग्रेशन का रेफरेंस देते हुए कहा था कि वहां पर जो मेहमान बुलाए गए थे, वीवीआईपीज बुलाए गए थे, उसमें दलित ओबीसी नहीं थे। और ये बस मैं सिर्फ इसकी तरफ इसी मतलब दृष्टि से देखता हूँ। इसमें अगड़ों का अपमान या अगड़ों को बुलाया इसके लिए वो खुश नहीं है, मुझे ऐसे नहीं लगता रीमा जी। नहीं तो फिर ये नाम पूछना, फिर पत्रकार को पीटना, फिर नाम पूछना कि तुम्हारे मालिक कौन सी जाति से हैं, फिर उसको पीटना। और अभी एक और बाइट दिखाती हूँ जरा, जिस तरह से गला दबा रहे हैं ना राहुल गांधी, और वो बंदा रो रहा है। एक बार जरा प्रोड्यूसर वो वीडियो दिखाइए आप जरा, 1 मिनट। ये क्या लिखा है? एससी, जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये वो वीडियो था जो जरा मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। अगर अजय जी जुड़ते तो मैं उनको दिखाती। महेश जी, ये मैं जानना चाहती थी, वो इंसान रो रहा है, पीछे से उसका गला राहुल गांधी ने दबोचा हुआ है, ये किस तरीके की यात्रा चल रही है सर? और आप इसका समर्थन करते हैं क्या कि जब वो जाते हैं तो वीर सावरकर को कुछ भी बोलकर माफी वीर आ जाते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके की घटनाएं देश में घटित होती हैं? आप साथ में हैं महेश जी उनके? आज तो शरद जी ने कह दिया है कि बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। रीमा जी, देखिए, ये क्लिप मैं पहली बार आपके चैनल पे अभी देख रहा हूँ। उस पर अगर आप जैसे कह रहे हैं, अगर वो गला दबा रहे तो वो गलत बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी हो सकता है। वो इंसान रो रहा है, उसको पीछे से पकड़ा हुआ है राहुल गांधी ने। सुनिए, तो वो पीछे से पकड़ा हुआ है कि उसके कंधे पे हाथ रखा है, वो साफ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि बीच में वो बैनर आ रहा है। तो मुझे पता नहीं, इसके लिए मैं इस पर स्टेटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हो, अगर वो गला दबा रहे हैं और उसकी वजह से वो इंसान रो रहा है तो वो गलत है।
धनंजय गिरी। रीमा जी, मैं तो एक निवेदन करूंगा, मैंने एक क्लिप देखी अभी कि इस पर SC ST और OBC आयोग को तुरंत राहुल गांधी को नोटिस करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और एक दलित व्यक्ति का, एक OBC व्यक्ति का जो इस तरह से वो गला दबा रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात है। राहुल गांधी के हाथ में किसी गरीब की गर्दन है, वैसे कांग्रेस के हाथ में इस देश के गरीबों की गर्दन लंबे समय तक रही है और कांग्रेस उसे मड़ोड़ते रही है और उनका खून चूसती रही है। लेकिन आज इस देश में मजदूर को मजबूर नहीं, मजबूत किया जा रहा है। इस देश में गांव गरीब किसान नौजवान को खुशहाली दी जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने जो लंबे समय तक इस देश के लोगों के साथ जो अन्याय किया, जो अत्याचार किया, 5 पीढ़ियों तक जो कांग्रेस ने शासन किया, और राहुल गांधी समझते हैं कि उनका शासन पर स्वाभाविक अधिकार है, स्वाभाविक रूप से जन्म के साथ उनका अधिकार बनता है, उस चीजों से वो वंचित हो रहे हैं। और जो राहुल गांधी सबसे पूछते हैं कि अपनी अपनी जाति बताओ, जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे? अरे धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सिमेट्री में, यही इलाहाबाद सिमेट्री में दादाजी लेटे हुए, और जनेऊ पहने पौत्र। अपनी जाति का पता नहीं और दूसरे की जात, सबकी जाति पूछते रहे। ये जातीय उन्माद, धर्म का उन्माद, बांटने की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के साथ अच्छे प्रवक्ता भी, चौहान साहब भी लगातार असहज महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से बात करें। वो बात राहुल गांधी पे करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता भाग गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाग गए, चूंकि चौहान साहब किसी तरह से संभाले हुए हैं चीजों को इधर उधर की बात करके, लेकिन इधर उधर की बात सुनने के लिए रम्या जी देश नहीं तैयार है। देश राहुल गांधी को रिजेक्ट कर चुका है। मुफ्त के चंदन सोनिया नंदन को घिसने के लिए, को देने के लिए कोई नहीं तैयार है। ये देश को सोनिया नंदन नहीं है स्वीकार। ये कांग्रेस के कुल के कुलंगारों को इस देश ने रिजेक्ट कर दिया। अखिलेश जी, सिग्नल चले गए थे, मेरा सवाल आपसे था कि देश में आप PDA की बात करें, सबकी बात करें, लेकिन अगड़ों से दिक्कत क्या है भाई? राजनीति जो वंचित हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का एक सबसे बड़ा मकसद होता है, जो मकसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का था। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उस मानसिकता से है जो आज भी समाज में वही असंतुलन चाहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये नहीं ठीक है। ये आप जो है कहते हो कि ये भाग गए, ये भाग गए। आज आप दलितों के साथ जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपके मंत्री ने, आपके नेता ने उनके ऊपर पेशाब करी थी, वो यही सम्मान है आपके नजर में? आप लोगों को अपमानित करते हो और अपमानित करके उनका हक मारते हो, उनके हिस्सेदारी नहीं देते, तो ये इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जाए? हमें किसी सवाल से प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सवाल था, क्योंकि मैं जगह जगह जब जा रही हूँ, एक मिनट में जगह जगह जब जा रही हूँ तो लोग इस बात को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि देश पर तो सबका अधिकार है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कराना, वैमनस्य कराना, अगड़ों के साथ पिछड़ों की लड़ाई कराना, पिछड़ों के साथ अगड़ों की लड़ाई कराना, और हर किसी से नाम से जाति पूछना और ये बताना। आप तो न्यूज चैनल में लड़ाई करवा रहे हैं इस तरह से, पूछ पूछ कर कि आपका मालिक कौन सी जाति से है, आपका एडिटर कौन सी जाति से है। ये किस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश है? आज रीमा जी ये बातें खुल के राष्ट्रीय चैनलों पे हो रही हैं। एक नेता थे राम स्वरूप वर्मा, वो कहते थे समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जिसमें समता की चार नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता के बगैर समाज नहीं बन सकता, और समाज बने बगैर जनतंत्र को जमीन पे उतारा नहीं जा सकता। जो हजारों साल से पिछड़े थे, जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन्हें अच्छे जीवन जीने का अधिकार नहीं था, आजादी के बाद संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। और आज अगर उन लोगों की हिमायत हो, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो, उन्हें अलग से सहूलियतें दी जाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो प्रोविजन दिए थे, वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र रास्ता है आरक्षण, उनको विशेष अधिकार, ताकि वो भी विकसित हो सके। वो भी आपके साथ, हमारे साथ, हम सब आपके साथ मिलकर बैठ सके। रीमा जी, ठीक है, मैं जरा जवाब चाहूंगी इस पर नवीन जी से। नवीन जी, नवीन जी आवाज आ रही है? धनंजय जी आप जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को मैंने बताया, जो बहन मायावती ने नारा दिया था। अदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में।
तो इस खादी के उजले लिबास में समाजवाद का चोला पहन करके परिवारवाद की इबारत लिखते हुए समाजवादी पार्टी जो है वो परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाई। और इसी को देख करके उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको खारिज कर दिया। और दूसरे को तो छोड़िए, जिसके पिता ने कह दिया हो कि मेरा बेटा नालायक है, जब मेरा ही सम्मान नहीं करता है तो प्रदेश का और जनता का क्या करेगा। तो उस तरह की पार्टी, उस तरह के लोग, और जिस परिपाटी के ये लोग हैं, जिस परिपाटी से ही सत्ता में रहे हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनका क्या स्वभाव होता है, क्या सरोकार होता है, क्या जन सरोकार होता है, ये उत्तर प्रदेश और देश अच्छे से जानता है कि क्या क्या किया इन लोगों ने सत्ता में रह करके। सत्ता में रहने के बाद समाज की कोई सुध नहीं ली, परिवार के लिए किया। और इसीलिए उसके संगठन का नाम दिया पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो आपको थोड़ी देर पहले रीमा जी कह रही थी कि जो लिस्ट आई है वो परिवार में पहले बटाई, फिर उसके बाद बचेगा तो किसी और को मिलेगी मलाई। ठीक है, यहाँ तो यही सिस्टम है समाजवादी का। जवाब दीजिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। लिस्ट में क्या है? अफजाल अंसारी का नाम है ना भाई? नहीं, ये क्यों जो है बात उसका कर रहे नाम? हैं ये भी नहीं समझ में आया। और वो मतलब अजीब ये सोच के लगा अखिलेश जी, पार्टी का क्या एजेंडा है। चलिए बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कह रही थी, अजीब ये सोच कर लगा कि जिनके फाटक पर अंदर जाने के लिए लोगों को कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, वो आप कह रहे हैं कि मैं अपना घर गिरवी रखकर चुनाव लड़ूंगा। ये हालत हो गई है उनकी। अफजाल अंसारी को टिकट देना, सवाल तो खड़े करेंगे ना लोग। ठीक है, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, रीमा जी आपको जरूर जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी ने सैफई एक गांव है, माननीय नेताजी ने गांव के बड़े से बड़े पद पे रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई शहरों में नहीं अपने निवास, अपने विकास की डोर गांव तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव में ही हम सब बनाएंगे अपना। एक बात। दूसरी बात ये कि समाजवाद की परिभाषा ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या समझाएंगे। आपकी जो एक नियत है कि अडानी और अंबानी पूंजीपति पूरे देश की संपत्ति 5% लोगों के पास इकट्ठा हो गई, यही योगदान है आपका इस देश को। इस देश में किसान हाहाकार बचे, यही दिया है आपने। बेरोजगारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पे है, 11,000 किसान एक साल में आत्महत्या कर रहे, ये देन है तुम्हारी। रोजगार दे नहीं पाए, किसान संतुष्ट कर नहीं पाए, शिक्षा सुधार नहीं पाए, शिक्षा में बजट घटा देते हो आप। यही देश को दिया है आपने। लंबी लंबी बातें, अच्छी से अच्छी बात और गंदे से गंदा काम, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन सैफई के अलावा और कहां पर डेवलपमेंट हुआ था? मैनपुरी में हुआ? नहीं हुआ ना। एक ही जगह सैफई, उसके बगल में मैनपुरी। सैफई की तस्वीर तो बदल दी, सही बात है, उनका गृह जिला था तो बदल दी गई तस्वीर, लेकिन मैनपुरी 4 कदम पर जाओ तो देखते हैं कि वहां पर क्या था वहां विकास के नाम पर। मुझे नहीं दिखा जब मैं कवरेज करने गई। तो इसलिए कम से कम आप थोड़ा सा तो सोच के बोलिए ना कि उस शासन में और इस शासन में क्या फर्क है। धनंजय गिरी जवाब देंगे। देखिए, 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। 5 शहरों में मेट्रो था, 27 शहरों में मेट्रो है। इस देश में 25 करोड़ बैंक के खाते थे, आज 2,40,000 बैंक के खाते हैं। इस देश में 80,000 बैंक के ब्रांचेज थे, आज लगभग 2 लाख बैंक के ब्रांचेज हैं। इस देश की जिस ढंग से रफ्तार बढ़ रही है, उस 16 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी जब हम आए थे, आज 42 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। 3 गुना विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार रही थी 2 लाख करोड़ का बजट था, आज 7 लाख करोड़ का बजट है। समाजवादी पार्टी के पास मुंह नहीं है दिखाने के लिए, छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आपने कहा कि सैफई को स्वर्ग बना दिया और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वर्गवासी बना दिया। लोग गोलियों की गड़गड़ाहट से, दिन में फटते बम धमाकों से, महिलाएं सड़क पर निकलने से किस तरह से डरती थी, किस तरह से आतंक था। सपा के गुंडे किस तरह से लोगों के साथ अनाचार अत्याचार करते थे, और आज भारत का विकास किस तरह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज महिलाएं दिन में निकलती हैं, आज सारे एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ जा रहा है। आज देश जिस रफ्तार से विकास कर रहा है, आज हम चांद पर चले गए हैं, सूरज से आंखें मिला रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद के दक्षिणी छोर पर आदित्य मिशन उतारा और आदित्य से आंखें मिलाई। आदित्य, और जिस ढंग से हम लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटियां बनी हैं। आपको समाजवादी पार्टी को अगर ये समझ में आ जाता तो फिर जनता उनको सत्ता से च्युत नहीं करती। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म।
परिवारवाद को समाजवाद के चोले में मत ढालिए, क्योंकि आज जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं उसमें 27 मंत्री ओबीसी हैं, 20 SC ST हैं, 11 महिलाएं हैं, और आपके बाद आपकी सरकार में परिवार से बाहर कहां किसी कोई पाए, किसी को कुछ मिला है क्या? ओके अखिलेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर महेश जी के पास जाना है। क्या बता दे जरा, क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ एक बात कहना, इनसे पूछ ले कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या ट्रिलियन इकॉनमी यार, आपसे ज्यादा जापान की है, 60 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है आपकी, आप बताएंगे ट्रिलियन इकॉनमी। आम आदमी भूखों से मर रहा है, 11,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक नाते रहोगे आप। और सरकारी यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, उसकी संख्या बता दीजिए। झूठे आंकड़े जनता ज्यादा दिन सुनेगी नहीं। ये जो बात धनंजय जी ने कही महेश जी, वही दिक्कत तो आपकी पार्टी में भी हुई ना, वरना पार्टी क्यों टूटती? अगर परिवारवाद का बीज नहीं होता तो शायद पार्टी नहीं टूटती। और इसीलिए अजीत पवार भी ये बात कहते हैं कि अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन मैं तो उनके भाई का बेटा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये परिवारवाद वाला एंगल जो है तो चुनाव में पूछा जाएगा ना महेश जी, थोड़ी दिक्कत होती होगी जवाब देने में। रीमा जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। अभी ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जी, आपको पता होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल में एक सभा में एक कमेंट किया था। इन्होंने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 25,000 करोड़ की घोटाले की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा। उसके तीसरे दिन बाद जिन पर यह आरोप हुए थे, जिनका नाम सिंचाई घोटाले में आता है, जिनका नाम स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले में आता है, वो अजीत पवार जाकर बीजेपी के साथ इसमें सत्ता में बैठ गए। तो ये परिवारवाद कहां पर हुआ? और अजीत पवार जो बातें कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि वो भाई का लड़का था, मुझे एक बात बताइए, वो कंपैरिजन सुप्रिया सुले जी से करते हैं। सुप्रिया सुले जी से सिर्फ सांसद का एक टिकट मिला, उन्होंने टिकट लिया, वो चुन के आई। पहली बार मैं मान सकता हूँ कि पहली बार चलो शरद पवार साहब के गुडविल के कारण वो चुन के आई होगी, लेकिन बाद में 2 बार वो संसद में गई। आज उनको 8 बार लगातार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी 2-3 दिन पहले उन्हें विशेष संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 10 साल में एक बार मिलता है। तो उनका परफॉर्मेंस है। और अभी बात हुई कि अजीत पवार को क्या मिला और सुप्रिया सुले जी को क्या मिला, तो सुप्रिया सुले जी को सांसद के टिकट के अलावा कुछ नहीं मिला। वही अगर आप अजीत पवार जी की बात करें तो वो एक बार सांसद रह चुके हैं, उनको 5 या 6 बार से मतलब उनको विधायक का टिकट मिला, उनको मंत्री बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री 4 बार बनाया गया। जब हम सत्ता में नहीं थे तभी उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। ये सब चीजें मिलने के बाद प्रोफेसर नवीन जवाब देंगे कि परिवारवाद है। प्रोफेसर नवीन, जो डिजर्व करता है वो डिजायर पालता है। अजीत पवार साहब हर तरह से डिजर्व करते थे। महाराष्ट्र में एक पद हमेशा खाली रहता था डिप्टी सीएम का, चाहे गठबंधन किसी की हो, सरकार किसी की हो। वह सोचना अब पड़ रहा लोगों को, जब ये गांव के लोगों का जो रिजल्ट आया वहां के चुनाव का, और बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अजीत पवार ने अपनी प्रतिष्ठा की धाक जमाई, तो लोग ने स्वीकार किया कि अजीत पवार का अपना श्रेय है, अपनी ताकत है। वो किसी के एरोना पर, किसी की मर्जी पर नहीं चले थे। चलिए, ये परिवारवाद से अलग या है या नहीं है वो दुनिया दिख रही है। अब जरा सा समाजवादियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी का कल्चर लगभग एक जैसा है। कुछ नकली समाजवादियों ने फॉरवर्ड क्लास के लोगों को गाली दे करके एक बड़ी सी जमात पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने का श्रेय लिया था, और सत्तारूढ़ हुए और परिवारवाद में कन्वर्ट हो गए। अब वहां की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमने धोखा खाया है, और ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा तमाशा लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड बना, ये फिर चौधरी चरण सिंह जैसे समाजवादियों का नाम भारत रत्न के लिए घोषित करवाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है समतामूलक समाज के लिए, देश की उन्नति के लिए। नवीन जी, हाँ, इस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, मेरे पास वक्त की बात है। जल्दी जल्दी से एक फाइनल कमेंट, फिर अंत में धनंजय जी के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, ये वाराणसी की सीट पर तो आप लोगों का उम्मीदवार हो चुका था कल डिक्लेयर, अब आज जो डील हो रही है उसमें वाराणसी की सीट भी है, तो अपना कैंडिडेट आप बदलेंगे? अब कांग्रेस को दे दिए वो सीट? ये राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड तय करेगा, क्योंकि अभी 5 बजे के बाद ये आना है, 1 घंटे में आ गया होगा, या तो मैं आपके साथ हूँ, मैं देख नहीं पाया हूँ, तो उसके बाद ही मैं इस पे सही जवाब दे पाऊंगा। लेकिन ये नवीन जी को जरूर बताना चाहिए, इनके नेता माननीय
प्रधानमंत्री जो है वो कौन सी वॉशिंग मशीन रखते हैं? 15 दिन पहले भ्रष्टाचारी होता है, 15 दिन बाद 5 हो जाता है। ठीक है। इस देश में ये मैजिक तो आपके पास हो सकता है। महेश जी, एनसीपी के साथ शिवसेना गुट के जो उद्धव गुट है उसके साथ में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, चुनाव सिर पर है, 400 पार का नारा है, बेबसी कब तक चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी चर्चाएं हो रही है, हमारी मीटिंग्स हो रही है, हमारी बातें हो रही है। अभी सिर्फ 4 या 5 सीट्स मेरे ख्याल से बाकी, उन पर एक मत होना है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो हम देखिए, किसी को भी हारना नहीं है, हमें भी जीतना है। ये बात अलग है कि हमें बीजेपी को हराना है या नहीं हराना है, वो अलग मुद्दा है। हमें भी जीतना है। हर एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेकर हम चुनाव के साथ लोगों के सामने जाएंगे। आपको पता है, अभी जैसे कि मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी, ये बहुत अभी घोषणाएं हो रही है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी की ही कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जनता, मैं जनता के बारे में जनता के बारे में बात कर रहा हूँ। रीमा जी सुनिए ना, अभी मुझे बोलने दीजिए। अभी तो वोट डले ही नहीं है जनता का, कैसे पता चल गया जनता क्या मानती है? रीमा जी, हम पॉलिटिशियन के नाते, जैसे कि आप पत्रकार के नाते, हम जनता के बीच में ही रहते हैं। हम जनता के बीच में सुबह शाम दोपहर रात हर समय हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता क्या कहती है हमें पता है। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, ऐसा आपको लगता है? चलिए धनंजय जी जवाब देंगे। रीमा जी, भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दलों की दीवारें टूटने लगी हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी से नायडू जी एक तरफ देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की नजर इनायत हो जाए, तो जगन मोहन रेड्डी जिगर निकाल के खड़े हैं कि हमारे साथ मोदी की तैयार हो जाए। तो यह आज पक्ष क्या विपक्ष क्या, क्या पूरब क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण क्या, गांव गरीब किसान नौजवान, एक एक व्यक्ति के मन में एक ही सवाल, एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। आज राजनीति को जिस मकाम पर भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो उसका कारण है लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत, सब कुछ हमारे साथ है और हम जनता के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे के साथ खड़े हैं। इसलिए देश की जनता जानती है नहीं, उनका कहना है वो जनता के बीच जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं है इस गारंटी की। वो जनता के बीच से जा रहे हैं, वो जनता के बीच से रीमा जी जा चुके हैं। ये उनको भी पता है। महेश जी, रीमा जी देखिए, मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ कि 10 साल पहले मोदी जी ने गारंटियां दी थी, बहुत सारी गारंटियां। 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, नहीं उन्होंने कहा कि आप तो जनता के बीच से ही जा रहे हैं, जनता के बीच में जो जा रहे हैं, नहीं जनता के बीच से ही जा रहे हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, उससे हम जनता के बीच जाएंगे या जनता से बीच से जाएंगे, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले जो गारंटियां मोदी साहब ने दी थी, उसमें से एक गारंटी 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए, गारंटी फेल। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार सालाना देने वाले थे, नहीं दे पाए। बेरोजगारी देखिए, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, तो उसके बेरोजगारी की गारंटी फेल, रोजगारी दूर करने की। उसके बाद उन्होंने महंगाई की बात की थी, उन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार। लेकिन क्या हुआ, महंगाई तो अब सबसे ज्यादा है, तो वो गारंटी भी फेल। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, वो गारंटी भी फेल। आज किसान आप देख रहे दूसरी बार आंदोलन कर रहा है। 1 साल पहले बैठा था, अभी 15 दिन हुए, वो अभी आंदोलन कर रहे। तो ये कौन सी गारंटी है? इसके बीच में अमित शाह और बाकी के लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स भी किए थे कि जो गारंटियां चुनाव के पहले दी जाती है, वो गारंटियां एक चुनावी जुमला होता है। तो ये भी लोग जानते हैं। तो इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। किसान वाले एंगल पर तो मेरे ख्याल से एक नारा हुआ करता था ना, जय जवान जय किसान। अब अगर जवानों के खिलाफ ही किसान खड़े हुए हैं तो वो किसान है या कोई और है, इसकी तो जानकारी हासिल करनी चाहिए मेरे ख्याल से महेश जी, क्योंकि किसान कभी भी देश का जो है ना, वो देश का बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन अगर किसान देश का बुरा चाहने लगे, सो कॉल्ड किसान, तो उन पर तो शक होना लाजमी है ना, पता करना पड़ेगा वो लोग कौन है। देखिए रीमा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान जवानों के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं, किसान सरकार के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि सरकार किसानों के खिलाफ है। सरकार किसानों को न्याय नहीं दे पा रही है। जितनी आत्महत्याएं हो रही है, आप देखिए हर राज्य में किसानों की देखिए आय कितनी कम हुई है, किसानों को एमएसपी दिया नहीं जा रहा है। किसानों के देखिए अभी ऑनियन के बारे में आप देखें तो उसकी जो निर्यात पे उन्होंने टैक्स मुद्दा वैसे कुछ और था महेश जी। मेरा मुद्दा था कि क्या वाकई में इंडी गठबंधन चलेगा या टूटेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी नतीजा आया नहीं है। और इसीलिए अखिलेश जी, रायबरेली निकल गई, अमेठी निकल गई, मतलब दोनों जगह से न्याय यात्रा निकल गई, कहीं अखिलेश यादव दिखे नहीं राहुल गांधी के साथ। इसलिए आज ये सवाल मेरा खड़ा करना था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो बॉयकॉट करके चले गए, वॉकआउट कर दिया उन्होंने।
रीमा जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने हमारे गठबंधन को सवाल बोलना मुझे गलत लगता है। अगर विपक्ष या बीजेपी उसे इंडी बोले तो समझ सकते हैं। अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ किससे, कि जैसे अजीत पवार को लेके आए हैं, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ नवीन जी से कि जैसे अजीत पवार को जिस तरीके से अपने साथ जोड़े हो, वैसे ही नायडू जी को और जगन जी को भी जोड़ेंगे क्या नवीन जी? आप तरीके तो वही होंगे, कुछ बदलेंगे आप? तो नवीन जी कैसे बताएंगे? तो धनंजय गिरी बताएंगे ना। सबने बीजेपी के साथ में सबने दामन थामा है ना, या नवीन जी बताएंगे इसमें? वो तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो बता पाएगी मेरे ख्याल से। धनंजय जी बताएंगे। रीमा जी, आप इनके गठबंधन पर सवाल पूछ रही थी। सियासत में अदब की दोस्ती बेमेल होती है, कभी देखा है पत्थर पे कभी कोई बेल होती है। ये जो लड़के थे पहले भी लड़ रहे थे और फिर एक दूसरे से ही लड़ पड़े। बहन जी के साथ गठबंधन किया, दूसरे ही दिन निकल पड़े। और जो आपस में जिनके सर फुड़ौल है इंडी गठबंधन के, इंडी लास्ट वर्ड ए अलायंस के लिए है, तो इंडी अलायंस ही कहा जाएगा। जो शब्दों का जिन पर हमारे चौहान साहब आपत्ति जता रहे थे, इनका नाम ही इंडी अलायंस है। दूसरी बात, लगातार इनके बीच में जो विवाद है, आज राहुल गांधी जी को क्यों स्वीकार है सपा, और सपा को लगा कि हो जाएगी उत्तर प्रदेश में सफा, इसीलिए वो कांग्रेस के पास लौट करके आ रही है। कांग्रेस बचा लेगी। कांग्रेस इतनी ताकतवर है, 6.1% वोट कांग्रेस को मिले थे पिछले बार। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब हम जरा चलेंगे नई दिल्ली में 9वां रायसीना डायलॉग, जहां पर कि शुरू हो रहा है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डायलॉग के इनॉग्रल सेशन में शामिल हो रहे हैं।